ऑनलाइन मीट में आप सब लोग सामने हुए, कुछ विद्वान साथी भी यहाँ पे आ रहे हैं, और ख़ास तौर से शासन प्रशासन में हाई लेवल पर काम करने हुए वाले साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनका बहुत दिल से वेलकम करता हूँ। आप लोगों ने आए और अच्छे क्वेश्चन रेज किए, और हम ये चाहेंगे कि ये क्वेश्चन पर आप अपनी क्लैरिटी ज़्यादा से जल्दी बना लें, और हम आपको कहीं भी समझाने में कम पड़ते हैं तो आप हमें समझा लीजिए या हम आपसे समझ लें। जहाँ तक हमारी समझ का परिणाम है, हम बहुत ही ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं, ओपन माइंडेड समुदाय के ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, और जो भी पे बैक टू सोसाइटीज प्रोग्राम, ये जो समुदाय हमने छोटा सा निर्माण करके बात किया है, तो शायद इनको काशीराम जी के साथ हमारे जुड़े रहने के प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं होगा। मैं आप लोगों को खास तौर से हमारे रमेश चंद जी IFS हैं, और भी दूसरे भी काफ़ी मतलब सीनियर मतलब ब्यूरोक्रेट चीफ इंजीनियर हैं, कुछ अलग मतलब सुपीरियर हैं, हाईली ब्यूरोक्रेट सिस्टम के लोग भी हैं, और इसमें बहुत सारा कांशीराम जी के साथ 10, 20, 30 साल तक काम करने वाले साथी भी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, और जिसमें अधिकांश जो हमारे साथ लगभग 5 महीने से कंटिन्यूस चढ़े रहे हैं। अभी इसी महीने से कुछ टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथी हमारे बीच में जुड़ना स्वाभाविक है, और उनके माइंडसेट को हम समझते हैं, क्योंकि उन्होंने 30, 40 साल तक एक मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रशासनिक ढांचे में काम किया है, तो उनके अपनी सोच से प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है। हम उनको वेलकम करते हैं और रिगार्ड भी करते हैं। साथियों, कांशीराम जी ने, हम जिन्हें महानायक कांशीराम जी करके संबोधन करते हैं, इन्होंने महाराष्ट्र की यूनिट के सामने बहुत स्पष्ट तौर से बोल दिया कि मैंने बामसेप बंद कर दी है। खासतौर से जब ये डिवीजन हो गया और बामसेप के द्वारा बहुत सारे रुकावटें, ऑब्स्टिकल तैयार होना शुरू हुए, तब उनको ये बात बोलने को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वो बामसेप के रजिस्ट्रेशन के पक्ष में नहीं थे। कुछ लोगों ने जाके एक नहीं कई रजिस्ट्रेशन करा लिए। साहब बहुत परेशान थे, और उनका क्या अब मैं बामसेप, ये कर्मचारी यहाँ का लोग उपयोगिता होने की जगह ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं बामसेप को मैंने बंद किया। तब हम लोग जो काम कर रहे थे साहब की देखरेख में, हमारे सामने प्रश्न था कि हम काम कैसे करें। हम साहब के पास ऑर्गेनाइज वे में हम प्रपोजल लेके गए। 20 मई 1998 को पूना में साहब आए, और उनके बीच में करीब हम 150 महाराष्ट्र के बाहर के साथी आए हुए थे। यहाँ पर इसमें दिगंबर राठौड़ बैठे हुए हैं, ये एडवोकेट सुरेश गमरे बैठे हुए हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, मैं इन दोनों के नाम ले रहा हूँ। ये लोग भी उसमें मीटिंग में हाजिर थे, और ये बात किया कि सब हम कर्मचारी दूसरों को आप कितना भी कुछ बुरा भला बोलते हो या आपको नुकसान पहुंचाया या बाबा साहब की मूवमेंट में वो नुकसानदायक बने हैं, लेकिन हम आपके साथ गैर राजनीतिक की जड़ें मजबूत करने का काम करना चाहते हैं, हम नॉन पॉलिटिकली काम करना चाहते हैं। ये प्रपोजल साहब के पास गया, और वहां पे लगभग 3-4 साथियों ने, जिसमें आज एक दिगंबर राठौड़ भी बैठे हुए हैं, पिछले बार विलास आइबड़े भी आए हुए थे, और एक बलवंत मेश्राम नागपुर से, इन तीनों ने मेरे नाम का प्रपोजल साहब के पास रखा। हाँ, ये परशुराम अंबेडकर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये इधर उधर मुड़कर देखेगा नहीं, आप इसकी देखरेख में एक कर्मचारी लोग काम शुरू कर सकते हो। ये बात कहने के बाद लोगों में उत्साह हुआ, और मेरी देखरेख में 25 जुलाई 1998 से काम की शुरुआत हुई, और हमारा कन्वेंशन के रूप में 25 जुलाई 1998 को नेहरू मेमोरियल हॉल में कन्वेंशन हुई, और साहब ने वहां पर हमको मार्गदर्शन किया। ये मार्गदर्शन इतना अच्छा था कि हमारे को सोचने का ढंग उन्होंने बोला कि मुझे महाराष्ट्र से 2 चीजों का उत्तर नहीं मिला। मैं बात को स्पष्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सीनियर साथी हैं, कहीं ना कहीं साहब के संपर्क में रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न करना स्वाभाविक है। इसलिए ये हिस्टोरिकल थोड़ी सी बात बता देना मैं उचित समझता हूँ। उन्होंने महाराष्ट्र में मुझे 2 प्रकार के उत्तर नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकत नहीं की लहर है, इम्पॉसिबिलिटी की लहर यहाँ पर मजबूत हो रही है। मुझे, आप कर्मचारी काम करना चाहते हैं, मेरे देखरेख में काम करना चाहते हैं, तो मुझे महाराष्ट्र से 2 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। एक तो फंडिंग ऑफ मिशनरी मूवमेंट कैसे क्रिएट करोगे, और दूसरा मुझे जवाब दीजिए कि व्हाट इज द डायनेमिज्म ऑफ अम्बेडकरिज्म।
व्हाट इज द डायनेमिज्म ऑफ द अम्बेडकरिज्म, फंडिंग ऑफ द मिशनरी मूवमेंट एंड डायनेमिज्म ऑफ द अम्बेडकरिज्म। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। आप काम करेंगे, अपनी उपयुक्ता बनाएंगे। तो हमने उनको उस समय हमने लगभग 5 लाख रुपए 20 मई से लेके 25 जुलाई तक, कितना हमारे पास लगभग 2 महीने का समय था। इस महीने में हमने लगभग 4.25 लाख रुपए इकट्ठे किए, कन्वेंशन को बुलाया, 1,40,000 साहब को थैली भेंट की और हमने उनके पास बोला, 2 प्रश्नों का उत्तर देते थे साहब, हम फंडिंग ऑफ द मिशनरी मूवमेंट में हम आपके सामने ये जो पैसा इकट्ठा किया था उसका हिसाब ये है, और 1,40,000 हम आपके पास बचा सके, ये आपको हम अर्पित कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न जो आपने हमसे कहा, डायनामिज्म ऑफ द अम्बेडकरिज्म, अम्बेडकरवाद की गतिशीलता, ये हम इसे अपने जीवन में उतारें। हमारा क्या जवाब था? हम इसे अपने जीवन में उतारें। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट था साहब के साथ, और इस कमिटमेंट के साथ हमें पूरा नए ढंग से, जितना साहब ने अभ्यास किया हुआ था, हम तो बहुत कम अभ्यास के थे, हमने अभ्यास करना शुरू किया कि हम कहाँ कम पड़े हैं, हम कहीं तो भी बाबा साहब को समझने में कम पड़े हैं। ये प्रश्न का उत्तर हमारे सामने आया, और हम बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम पड़े। तो बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम कौन पड़ता है? जो विचार करने में कम पड़ता है। टैलेंट हो लेकिन विचार करने का कौशल नहीं हो तो वो रास्ता ढूंढने में कहीं ना कहीं कम पड़े। इसलिए प्रश्न के उत्तर में हमें विचार कौशल का रास्ता मिला। उस समय अशोक का अभ्यास किया तो उसमें भी हमको थिंकिंग स्किल अनविच्छेद रूप में मिला, और उसी समय भारत के पूंजीपतियों ने 2000 अक्टूबर 2000 में इकोनॉमिक्स टाइम्स में 2 पेज का एडवर्टाइजमेंट दिया था। यह आप सब लोगों के लिए एक नई बात होगी। 2 पेज का एडवर्टाइजमेंट दिया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि 20वीं शताब्दी में, कौन बोल रहा है? इस देश का कॉर्पोरेट जगत का ग्लोबल कैपिटलिस्ट जो भारत में बना था, वो जवाब दे रहा था कि 20वीं शताब्दी में हमने भारत का कुशल नेतृत्व किया है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही, ये पूंजीपति बोल रहे हैं, कैपिटलिस्ट क्लास, कि 20वीं शताब्दी में हमने भारत का कुशल नेतृत्व किया है। दे लीड द इंडिया। लेकिन इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आ गई, अब हमारा कोई सीक्रेट नहीं रह सकेगा, क्योंकि सीक्रेट से हमने व्यापार किया और उनको मूर्ख बनाया, हमने शासन किया। अब सीक्रेट हमारा नहीं रहेगा तो हम कैसे अपना शासन कर पाएंगे? हु कैन गाइड अस? हु कैन गाइड अस? ये प्रश्न को लगा के उन्होंने पूरे वर्ल्ड का सर्वे किया, और उसका वर्ल्ड के सर्वे में उन्होंने एक व्यक्ति का सिलेक्ट किया जिसे थिंकिंग गुरु कहते हैं, प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो। एडवर्ड डी बोनो ये अक्टूबर 2000 में इंडिया आया, 5 लेक्चर दिए उसने 1 डे के। एक पहला लेक्चर दिल्ली में, दूसरा बेंगलोर में, और तीसरा ताज होटल मुंबई में। और इसकी रिपोर्टिंग इकोनॉमिक्स टाइम्स के अक्टूबर में आई। मैं सारा पढ़ के ताजुब हो रहा था, और उसमें एक हेडिंग के साथ एक न्यूज आ रही थी कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर इसे इसका थिंकिंग स्किल के साथ जोड़ दिया जाए, अगर ये टैलेंट को थिंकिंग स्किल के साथ जोड़ दिया जाए तो ये विश्व की नंबर 1 पावर बन सकती है। ये बात ने मुझे बड़ा उत्साहित किया। अरे थिंकिंग स्किल अगर जुड़ जाती है तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री हो जाती है। ना हमको तलवार चलाना, ना बम फोड़ना है, ना किसी को जीतना ना हारना है। थिंकिंग स्किल के साथ जुड़ने से पूरे देश के अंदर काय पलट हो सकती है। मैं ये न्यूज पढ़ ही रहा था कि उसका दूसरे दिन इंटरव्यू आया। शालिनी सिंह नाम के करस्पॉन्डेंट ने उसका इंटरव्यू लिया। उसमें उसने प्रश्न किया कि आपने अपने लेक्चर में बोला है कि भारत को थिंकिंग स्किल के साथ जोड़ दिया जाए इस टैलेंट को, तो भारत वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बन सकता है। तो भाई आपने हमारी सरकार को क्यों सलाह नहीं देते हो? अगर सरकार एक थिंकिंग स्किल को जोड़ लेगी तो हम पूरे एजुकेशन सिस्टम में से लागू कर देंगे। तो उसने कहा, जनवरी 91 में राजीव गांधी अमेरिका आए हुए थे, मैं उनसे पर्सनली मिला। तो जब मैंने उनको बताया तो यंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मेरी बात को बहुत गौर से सुना और बहुत उत्साह हुआ। अरे इससे इतनी बड़ी बात बन सकती है तो हम इसे अपने देश में लागू करेंगे। आप ऐसा कीजिए, मेरे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर को आप समझा दीजिए। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर उस समय का एजुकेशन मिनिस्टर कहता था।
वो उसके पास गए तो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे नरसिंह राव जी, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। वो तो कट्टर कंजर्वेटिव ब्राह्मण थे। कट्टर बोल रहा हूं और कंजर्वेटिव ब्राह्मण बोल रहा हूं। मोहन भागवत के बड़े चहेते थे। मेरे को आज ओपन कर देने में कोई हरकत नहीं है। उसके पास एडवर्ड डी बोनो गए, उसने अपनी पूरी बात सुनी। तो मराठी में बोलते हैं वर वर उड़ूं टाकला, और हिंदी में बोलते हैं ऊपर ऊपर उसको उड़ा के वापस भगा दिया। मतलब उसकी बात को सुन लिया और अनसुनी करके उसको छोड़ दिया। ठीक है, हम देखेंगे, ओके ओके। बेचारा वो निराश होकर चला है। तब इस करस्पॉन्डेंस ने, पत्रकार ने दूसरा प्रश्न पूछा कि मेरे को सर ठीक है, आपको सरकार से रिस्पांस नहीं मिला है, तो हमको ये बताइए, जिसके लिए आप यहाँ पर हमने आपको बुलाया है, कि अगर थिंकिंग स्किल की प्रिविलेज क्लास के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर प्रिविलेज क्लास एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर अंडर प्रिविलेज क्लास? ये प्रश्न मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव था। मैंने 5 दिन के कैडर कैंप में, ट्रेनिंग कैंप में, मैंने अपने ट्रेनर्स को वो इंटरव्यू दिया है। मैं चाहूंगा कि जिन्होंने प्रश्न किया है, नार सिंह जी, उनको मोबाइल नंबर लेके वो इंटरव्यू पर्सनली भेज दीजिए। ये इंटरव्यू जो हमने आपको दिया है उसे पर्सनली भेज दीजिए। तो वो इंटरव्यू में उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि प्रिविलेज क्लास के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है थिंकिंग स्किल की, और अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने बोला कि प्रिविलेज क्लास अगर थिंकिंग स्किल को जोड़ेगी तो जो इस समय कंपटीशन का युग हुआ है, एज ऑफ कंपटीशन शुरू हुआ है कैपिटलिस्ट जगत में, तो आप कंपटीशन में टिक सकते हो, कंपटीशन के चैलेंज को फेस कर सकते हो। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अंडर प्रिविलेज क्लास को अगर ये स्किल नहीं सिखाई गई, अगर अंडर प्रिविलेज क्लास को, यानी दबे कुचले शोषित पीड़ित SC ST OBC को, माइनॉरिटीज को, अगर ये बहुजन समाज को नहीं सिखाई गई तो बास्टर पैदा होंगे। ही यूज द वर्ड बास्टर। अत्यधिक निकृष्ट समाज का सिटीजन पैदा होगा। मैं उसको इस पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में यूज करूंगा, बास्टर शब्द बोला उसने। और अगर ये विद्या, थिंकिंग स्किल, ये सिखाई गई, इस समाज को भी आपने अगर प्राइमरी से सिखाना शुरू कर दिया, तो इट विल बी ए लीप फॉरवर्ड, ए फ्रॉग जंप होगी, बहुत बड़ी ऊंची और लंबी कूद होगी। जैसे तालाब के किनारे पर अगर मेढक या बेडुक बैठा है, फ्रॉग बैठा है, और उसको थोड़ी सी आहट लगती है तो बहुत बड़ी ऊंची और लंबी जंप मारता है, बहुत बड़ी ऊंची और लंबी जंप मारता है, इतनी लंबी कि वो समुद्र के तालाब के बीचों बीच गिरता है। अगर ये विद्या अंडर प्रिविलेज क्लास को सिखाई गई तो उसके लिए बहुत बड़ी लॉन्ग और हाई जंप होगी, हाई जंप और लॉन्ग जंप होगी। मेरे को इस वर्ड ने बहुत इंस्पायर किया। ये 2000 और कांसीराम जी ने मेरे को 98 में चार्ज भी दिया था। 2020 के आखिर में ही, दिसंबर के आसपास, हम साहब से मिले और उनको बोला कि साहब, बहुत ओपन क्वेश्चन किया क्योंकि हम उनके साथ बहुत नेकेड तरीके से रहते थे, वो हमारे साथ खुलकर बातें करते थे कि ही वाज वन अमंग वी पीपल। हम में से एक महापुरुष थे, हमारे में से एक विद्वान मानुष था, हम सारे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देते थे। उन्होंने गौर से बात किया, सुना हमारे, तुमने कि साहब आप जब दिल्ली के लाल किले पर, बोट क्लब पर 20-20 और लखनऊ में और अलग अलग जगह 20-20 25-30 लाख की मीटिंग करते हैं, तो वहां पर ऐसा लगता है कि बहुजन समाज बन रहा है और लोग बहुत उत्साहित होकर आते हैं और मीटिंग में शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है वो फिर से अपनी जात जीने लगते हैं, वो अपनी जात जीने लगते हैं। हाँ, बात ठीक है, ये बात मैं भी समझता हूँ। साहब बोले, मैंने कि साहब इसके लिए हमारा एक सुझाव है कि हमें अब अपने समाज को बहुजन समाज बनाने से पहले हमें सोच विचार करने वाला समाज बनाना होगा। ये बात बोलना भर था कि साहब का इमीडिएट आंसर था, यू कैन डू फॉर दिस, आप इस पर काम कर सकते हो। सादा क्या वर्ड था, आप इस पर काम कर सकते हो। कितना बड़ा इशारा था। और हमने थिंकिंग स्किल को पार्ट एंड पार्सल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का अंग बनाया। ये 2 साल के अंदर हम सीख रहे थे, सिखा रहे थे कि साहब हमारे बीच में से सितंबर में ब्रेन हेमरेज हो गया और हम असहाय हो गए।
क्योंकि 14 जून 2003 को 9 स्टेट की पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की मीट बेंगलोर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉल में हुआ था। उसमें 1000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे और हर व्यक्ति 100 रुपए देकर बैठा था, फ्री नहीं बैठा था। उस मीटिंग में साहब 1000 और पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठा था, डिसिप्लिन में था। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पांडिचेरी, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ से भी और महाराष्ट्र तो थे। पूरा साउथ इंडिया के 9 स्टेट के लोग वहां पर बैठे थे। साहब के साथ 9 कन्वीनर हम लोग बैठे हुए थे। 9 कन्वीनरों में से मैं एक था। मैं नेशनल इंचार्ज ग्रुप में काम कर रहा था। साहब वहां पर बहुत खुश नजर आए और उन्होंने पहली बार बोला कि तुम कर्मचारियों के बारे में जो मेरी राय थी, आपने आज मुझे अपनी राय बदलने को मजबूर कर दिया। आज आपने मेरे को जो डिसिप्लिन और इम्पैक्ट जो मेरे पर किया है, आपने मेरी सोच को बदल दिया है। आप काम कर सकते हो, काम कीजिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। आप समाज को कितना तैयार कर सकते हो, समाज को तैयार कीजिए। आप ताजुब करोगे, उस मीट की जो साहब का भाषण था, बहुजन संकट के अगस्त 2003 के अंक में, पहले अंक में 3 पेज की कवर स्टोरी के साथ वो अंक प्रकाशित किया। जबकि पे बैक टू सोसाइटी का 2003 तक किसी भी पेपर में नाम नहीं था, ना बहुजन संकट में, ना बहुजन नायक में, जितने भी पेपर पर चल रहे थे। क्योंकि हमें मना किया गया था कि हमें दिखना नहीं है, नहीं तो मनुवादी आपके खोपड़ियां तोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने हमको शैडो रख के काम किया। लेकिन पहली बार वो इतना उत्साहित हुए और पे बैक टू सोसाइटी को उनके विचार में बहुत ही जल्दी नेशनल लेवल पर हमें ले जाने वाले थे। सितंबर 2003 में, और मैं ये बात कर रहा हूं जून 2003 की, 14 जून 2003 की बेंगलोर में जो साहब का 3 पेज की कवर स्टोरी बहुजन संकट में प्रकाशित हुई। अगर वो किसी को मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। अगस्त 2003 में वो बहुजन संकट में प्रकाशित हुई है साहब की 3 पेज की कवर स्टोरी, और जो डायस है उसके ऊपर पीबीएसपी लिखा हुआ है। और साहब नेशनल लेवल पर पीबीएसपी को लेके जाने वाले थे। लेकिन साहब की बीमार पड़ने के बाद साहब ने लीडरशिप में, आपको खुलकर बात बताने में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल इंस्पायरेशन में अपने साथियों को नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हम पे बैक में हमने अपना डिसिप्लिन बांधा है कि वी रिमेन्स नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस। बाकी हम फील्ड में काम करेंगे, पर यही सबसे बड़ा काम है जो हमें करना है। बाबा साहब ने हमको बोला था, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अगर पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता। तो हमने वाइंडिंग की कि जो पॉलिटिक्स में काम करना चाहते करें, जो धर्म के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में करें। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हम नॉन पॉलिटिकली और नॉन रिलीजियस बाइंडिंग में काम करेंगे और साहब के सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत बनाने की कोशिश करें। अब आप इससे सोच सकते हो कि ये बात साहब के जाने के बाद लगभग 6 माह साहब चलेगा 2006 में, हम फिर भी साइलेंट रहे। बेंजी ने पे बैक टू सोसाइटी को डिसॉल्व कर दिया, हमने ओप नहीं किया। क्यों किया हमने, क्यों मान लिया? क्योंकि बाबा साहब आखिर में जो कांशीराम जी हमारे बीच में बोल सके कि वो अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट नहीं कर पाए थे, अपने बाद इस मूवमेंट को कंटिन्यू कर सके, बाबा साहब के मूवमेंट को, वो किसी को जवाबदारी नहीं दे पाए थे। इसीलिए साहब अपनी हयात में किसी एक को तो जवाबदारी दे गए थे, और हमारा काम है कि हम नॉन पॉलिटिकल विंग में काम करने वाले उस जवाबदारी में सहयोग करें। बहन जी ने कहा कि आप डिसॉल्व कर रहे हैं, हमने मान लिया, ओपन किया। आज भी हमने बहन जी के पास कोई रिक्वेस्ट लेकर नहीं गए, ना ही हम जाना चाहते। तो उनका आउटलुक है वो देखें, पर हमने ऑब्जर्व किया कि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट अत्यधिक कमजोर हो गया है, और इस कमजोर की जवाबदारी हम किसी दूसरे पर ब्लेम करने से नहीं, हम पढ़े लिखे लोग अपनी नालायकी को कम करके इसकी पूर्तता कर सकते हैं। और अपने आप से क्वेश्चन किया कि अगर पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता। और इसमें सबसे पहले ये कि हम कहाँ कम पढ़े, और कम पढ़ने में 2 प्रश्नों के उत्तर, 2 प्रश्न निकले, उनका उत्तर आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं, इसलिए मैंने इतनी पृष्ठभूमि बनाई। और इस 2 प्रश्न के उत्तर है कि हम रास्ता ढूंढने में कम पड़े। हम कहीं तो भी कम पड़े, इस पर तो मान्य करते सारे लोग। कहाँ कम पड़े हैं? रास्ता ढूंढने में कम पड़े।
रास्ता ढूंढने में कौन कम पड़ता है? जो विचार करने में कम पड़ता है। रास्ता ढूंढने में कौन, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत हमारे आईएएस आईपीएस अधिकारी लेके पीएचडी डीलिट डिग्रियां लेके बैरिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, वकील भी हैं, ऐसे हाईली टैलेंटेड लोग होने के बाद भी हम कहां कम पड़े हैं? रास्ता ढूंढने में, बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम पड़े हैं। और बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम कौन पड़ता है टैलेंटेड होने के साथ साथ बावजूद भी? कि जो विचार करने में कम पड़ता है। तो हमने ये सोचा है कि विचार करने में कम क्यों पड़ता है? क्योंकि हम ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग के शिकार हैं। हमारे साथ इनोवेटिव, नई न्यू पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और क्रिएटिविटी हमारी थिंकिंग में नहीं है। और थिंकिंग गुरु आया हुआ था एडवर्ड डी बोनो, पूंजीपतियों को, मतलब कॉर्पोरेट जगत को एडवाइस करने के लिए। भाई वो प्रिविलेज क्लास के लिए हित की बात सोच रहे थे, हम उस थिंकिंग का अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए यूज क्यों ना करें? हमने वहां से ये सीख लिया और साहब ने उसके लिए हमको कंसेंट दिया। दूसरा प्रश्न है कि ये थिंकिंग स्किल की जोड़ है, फिर भी हम कम पड़े हैं। तो हम कहीं ना कहीं बाबा साहब को समझने में कम पड़े, कांशीराम जी के एटीट्यूड को, कांशीराम जी के अप्रोच को समझने में कम पड़े। हम कहीं ना कहीं कम पड़े हैं तो बाबा साहब को समझने में कम पड़े। और बाबा साहब का सबसे बड़ा टारगेट क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, विषमता को और वैमनस्यता को दूर करना। विषमता और वैमनस्यता को दूर करना। इस दूर करने में एक ग्रंथ हमारे सामने, दो ग्रंथ हमारे सामने छोड़कर गए, कास्ट इन इंडिया और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जब मैंने इस पर गौर किया कि बाबा साहब ने, महानायक कांशीराम जी ने इसे लगभग 21 बार से ज्यादा पढ़ा था। इस पुस्तक को 21 बार, महाराष्ट्र में बहुत फेमस था कि साहब ने इस पुस्तक को 21 बार पढ़ा। मैं समझता हूँ उसके बाद भी पढ़ते रहे होंगे और उन्होंने उस पुस्तक को समझा। अब मुझे भी 30-40 बार पढ़ना हो गया, फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं भी पूरी तरह से बाबा साहब को समझने में कम पड़ता हूँ। जितना समझा उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए साहब ने हमें जो स्लोगन दिया था कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, हम समझकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कास्ट को ही समझने में कम पड़े और इसीलिए कास्ट को हैंडलिंग में कम पड़े। हम जो पूरे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश में लेके आए थे, इसके बाद हम अपोजिशन की लायकी के भी नहीं बचे। इसका मतलब हम कहीं तो भी समझने में कम पड़े हैं, और कास्ट को समझने में कम पड़े हैं, वही कास्ट को हैंडलिंग करने में कम पड़े। जो हम पहले हैंडलिंग करने में समझ कर रहे थे, बाद में उसे हैंडलिंग करने में कम पड़े और मनुवाद कास्ट को हैंडलिंग करने में कई गुना एक्सपर्ट निकल गए। जो जिनको हमने जोड़ा था वो हमसे तोड़कर अलग ले गए। ये बात हमने समझी। तो हमने कास्ट को समझकर कास्ट को समझाने की कोशिश की, और कास्ट को समझने में हमको बहुत सारी चीजें मिली, और उसमें हमको बाबा साहब का एजुकेशन फिलॉसफी को भी हमने एक्सप्लेन किया, उसमें थिंकिंग स्किल जोड़ा। और चौथा, कॉपरेशन। बाबा साहब ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के पहले से लेकर 10 चैप्टर कंप्लीटली कॉपरेशन पर आधारित हैं। प्लान, प्रोग्राम, फिलॉसफी, टेक्निक, मेथड, सारे के सारे पहले 10 चैप्टर में एक्सप्लेन किए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मैं अपने विद्वान साथियों से जो प्रश्न कर रहे थे और जो प्रश्न नहीं भी कर रहे थे, उनके माइंड में प्रश्न है, उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान जरा मिल जाए। आपको ढूंढेगा, प्लानिंग कमीशन के वेबसाइट पर पड़ा होगा, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया तो नीति आयोग की वेबसाइट में कहीं लिंक मिल जाएगा आपको। वहां से अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो आप पाएंगे कि बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक्सेप्ट हुआ, बन रहा था, उस समय बाबा साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे, और कैबिनेट मिनिस्टर रहने की वजह से नेहरू की कैबिनेट में उनका इफेक्ट था। वो फाइनेंस के बहुत बड़े मास्टर थे, इकोनॉमिक्स के जानकार थे, इसलिए 5 ईयर प्लान बनाने में कैबिनेट में, वो डायरेक्टली प्लानिंग कमीशन के मेंबर ना रहा हूं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर होने की वजह से उनका इन्फ्लुएंस कैबिनेट में था, इसलिए बाबा साहब फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इन्फ्लुएंस कर सके। और पहले 10 चैप्टर कॉपरेशन के ऊपर थे, स्टेट और माइनॉरिटी में भी कॉपरेशन की बात थी। तब हमने बहुत गहराई करने, जब कॉपरेशन को समझ रहे थे, तो हमारे सामने एक बात था कि कास्ट का विलोम शब्द क्या है, एंटोनियम क्या है, अपोजिट वर्ड क्या है। और अभ्यास करने की बात है कि हमारा अशोक के समय में पैदा किया गया कॉपरेशन, भाईचारा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कॉन्सेप्ट इन्होंने बारीकी से, जैसे हम कह सकते हैं माइक्रो लेवल पर नष्ट किया। कॉपरेशन को नष्ट करके
कास्ट की किलेबंदी करके हमारे को उसमें बंदिश बना के छोड़ दिया। तो हमको एक नया टूल्स मिल गया कि कॉर्पोरेशन हमारे लिए बहुत बड़ा टूल बन सकता है 21वीं शताब्दी में। 21वीं शताब्दी में कॉर्पोरेशन हमारे को बहुत बड़ा टूल बन सकता है और हम इसको कामयाब बना सकते हैं। इसलिए साथियों, कॉर्पोरेशन को हमने जब और गहराई से पढ़ा तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस करके, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करके होती संस्था, और भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है जो 1995 में कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन बनी। और बाबा साहब से पहले 1895 में 1895 में इस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की स्थापना 1895 में हुई थी और उसके 100 साल के बाद वो अपनी डेफिनेशन पर सहमत हो पाए थे। प्रयोग बहुत सारे हुए पर डेफिनेशन पर इंटरनेशनल लेवल पर एग्री हुए और वो डेफिनेशन बाबा साहब के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीकार की और कॉर्पोरेशन सोसाइटी का निर्माण करते समय जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसको उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया। कोऑपरेटिव एजुकेशन का एक क्लॉज है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, पर लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, ऊपर ऊपर इंप्लीमेंट होता है। समाज को के ऊपर केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई उसके लिए नहीं, पूरे समाज के अंदर कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट करना था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की एसेंस है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की क्या है कि अगर वर्ण और जाति की संस्कृति से द्वेष, घृणा और जलन निकालना है तो कॉर्पोरेशन का एलिमेंट हमें समाज में प्रेरणा होगा, समाज में इनकलकेट करना होगा। ये बात हमने चौथा पॉइंट का अभ्यास करके पे बैक टू सोसाइटी में लगा। ये हम सारी बातें 5 दिन के कैडर कैंप में आपको अलग अलग जगह समझाते हैं। आज 10-20 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को सारी बातें, आपका ज्यादा एक्सटेंड करूंगी, 2 घंटे आप ऑलरेडी बैठ चुके हैं और मैं आपको और ज्यादा देर तक बैठाने की कोशिश करूं, एक ठीक नहीं होगा। यहाँ पर हमने बहुत जो भी प्रिंसिपल आप लोगों के सामने रखे हैं, काफी गहन अभ्यास के बाद है और ये इंटेलेक्चुअल द्वारा परखे गए हैं। खासतौर से विद्वान साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके द्वारा अपने जीवन में परखने का काम भी किया है। आप इसका परखने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट, सहकारिता से नागरिकता आंदोलन, आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा, इनको भेजिएगा सबको ये डॉक्यूमेंट, तो आप कहोगे कि ये हम लोग किस प्रकार से इस सब्जेक्ट को सोचे। आज मनुवाद भी इस चीज के बारे में जानकार है, पर आज हम उसको भी परास्त करने में सक्षम है क्योंकि वो कॉर्पोरेशन को लागू नहीं होना देना चाहता है। हम उसकी परवाह ना करते हुए हम डायरेक्ट समाज के अंदर कॉर्पोरेशन का एलिमेंट इनकलकेट करना चाहते हैं। इसलिए प्रोग्राम है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इज इनकलकेट द कोऑपरेटिव एबिलिटी टू कोऑपरेट इन बहुजन समाज। और जैसे ही कॉर्पोरेशन होगा हमारे अंदर लैग पुलिंग टेंडेंसी, ओवर इमोशनलनेस, ये बीमारियां खत्म होती नजर आएंगी। आप देखिएगा आज जितने भी तमाम नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल और गैर राजनीतिक संगठन है, पे बैक टू सोसाइटी के विरुद्ध कमियां निकालना या विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं हो पा रही है। हम चैलेंज कर रहे हैं कि जो सिद्धांत हम लाए हैं परखिए, अपनी कसौटी पर कसिए, जितना हो सके उसको आप कीजिए कि इस पर हम कामयाब हो सकते हैं, हम समाज को एक नई जान दे सकते हैं। इस तानाशाही युग में, मनुवादी हिटलरशाही के युग में, क्या हम समाज के अंदर कॉपरेशन और थिंकिंग स्किल और एजुकेशन के असर से जात के विरुद्ध समाज का मनोबल तैयार कर सकते हैं, कोऑपरेटिव मॉरलिटी डेवलप कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास का जो निर्माण करने जा रहे हैं वो कलेक्टिव मॉरलिटी है। बाबा साहब ने बुदाइन धम्मा के अंदर ही बोला, मॉरलिटी इक्विवेलेंट टू गॉड, मॉरलिटी इक्विवेलेंट टू गॉड बोला है। और हम तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति की नहीं, हम कलेक्टिव मॉरलिटी की बात कर रहे हैं। कलेक्टिव मॉरलिटी के जहां जहां हमने प्रयोग किए हैं वहां हमें कामयाबी मिली है। ये मैं जहां जलगांव में रहता हूं वहां मैंने छोटा सा प्रयोग किया। एक उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ का चर्मकार समाज बहुत ही लाचार, दबा कुचला है, एंटी अम्बेडकराइट भी है, बाबा साहब को नहीं मानता है, कुछ भूले बिसरे मानते हैं तो आधे अधूरे हाफ हार्टेड है। हमारे बीच में मोती राडे साहब बैठे हैं और भी दूसरे साथी होंगे, वो जानते हैं। हमने केवल एक बात की कि अब हम एक भवन, हमारे पास जगह है, हम भवन बनाना चाहेंगे, इसके लिए किसी भी केवल समाज के अलावा कहीं और से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज को जगा के हम समाज से पैदा लेंगे और हम समाज निर्माण करेंगे। आप देखोगे कि विद इन 6 मंथ 20 लाख के लगभग पैसा इकट्ठा हुआ और 6 महीने में वो हाल तैयार हो गया।
महाराष्ट्र के किसी भी जिले में चर्मकार द्वारा अपने ही बलबूते पर, अपने ही टैलेंट, अपने ही पैसा और अपने ही श्रम, अपने ही टेक्निक और हुनर के द्वारा बना हुआ कोई भवन नहीं मिलेगा केवल जलगांव में। और वो केवल मैंने प्रयोग करके दिखाया कि कलेक्टिव मोरालिटी क्या बात है। लोग सोचते हैं चमत्कार कैसे हो गया, कहाँ हुआ, जब मैंने भाई मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, आप सब लोगों की कलेक्टिव मोरालिटी है, उसका चमत्कार है जो लोगों खिंचते चले आए। लोगों ने लाख लाख रुपए पेमेंट दान दिए, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने बालू दी, किसी ने लेबर दिया, किसी ने इलेक्ट्रिक कनेक्शन में मदद की, किसी ने कुछ काम में मदद की, किसी ने नगर पालिका से क्लियरेंस की मदद की। अलग अलग जगह से समाज उमड़ पड़ा कि समाज अपने बलबूते पर बात बनाना चाहता है। अरे यही बात मैंने एक छोटा सा चर्मकार समाज में प्रयोग करके देखा, ये कामयाब होता हुआ है। आप बहुजन समाज के लेवल पर प्रयोग करके देखिए, ये मोर देन 100% कामयाब होगा। मैं अपने अनुभव से, आज महाराष्ट्र में मुझे 40 साल हो गए, यहाँ मैंने अंबेडकर बात को यही महाराष्ट्र से सीखा है। सीख कर समझ कर ही मैं अलग अलग प्रदेशों, कम से कम 14 से 15 स्टेट मेरे विजिट किए हुए प्रदेश हैं, मैंने वहां पे जाके ट्रेनिंग कैंप भी लिए हैं, बात की। लेकिन बहन जी ने बंद कर देने के बाद हम बहन जी को फ्री हैंड देना चाहते थे कि वो लीडरशिप को किसी प्रकार की बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने मर्जी से मूवमेंट को चलाएं, हम उनको सहयोग करेंगे, हम उनमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। बहन जी ने हमको साइलेंट किया, बैठ गए, हमें अपेक्षा में रखा कि मैं आप लोगों से आगे चल के बात काम करूंगी, आपको काम दूंगी। आज 17 साल हो गए, बहन जी काम देते ही रह गई। और लेकिन हम बहन जी को दोष नहीं देना चाहेंगे। जो लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के लोग इसमें काफी दिलचस्पी रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी करना चाहेंगे, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर करने की कोशिश की। हमने बहन जी को किसी प्रकार की गिला शिकवा करना उचित नहीं समझा। हमने अपनी ही नालायकी को कम करने का काम शुरू किया, और उसमें हमारे साथियों ने किया कि अंबेडकर साहब, हमें जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हमें रिवाइव करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के तमाम साथियों से, उत्तर भारत के साथियों ने भी मुझे सहकार दिया, और हमने मिलजुल कर ये निर्णय लिया कि हमें इसे रिवाइव करना चाहिए। तो रिवाइव जो 20वीं शताब्दी में बनी थी, उस तरीके से तो रिवाइव हो नहीं सकती। तो हमको पहला सिद्धांत मिला है कि 20वीं शताब्दी में उपयोग किए गए टूल्स, टेक्निक, मेथड 21वीं शताब्दी के लिए ब्लंट, मोथरे हो गए, और मोथरे हो गए मराठी में, हिंदी में बोलते हैं, और अंग्रेजी में ब्लंट बोलते हैं, जिसकी धार खत्म। उपयोगी तो हैं पर इफेक्टिव नहीं रह गए। जो साहब ने टूल्स, टेक्निक अडॉप्ट किए थे, वो इफेक्टिव तो, उपयोगी हैं, यूटिलिटी तो है उनकी। चाकू की धार चली जाए फिर भी उसकी यूटिलिटी तो रहती है, पर उसकी उतनी इफेक्टिवनेस नहीं रहती। इसी प्रकार से हमने उन टूल्स को मांझने का, उस पर धार लगाने का और नए टूल्स इजाद करने का संकल्प लिया। और आज 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप में जो सब्जेक्ट मैटर आया, वो तब कर आया। इसमें सब आप लोगों का दिमाग लगा हुआ है, सारे साथियों का दिमाग लगा है। इसलिए मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता हूं, ना ही लेना चाहता हूं। यस, क्योंकि कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास जब बनेगी तो कोई भी इंटेलेक्चुअल क्रेडिट नहीं लेगा। वो क्रेडिट किसको देगा? इंटेलेक्चुअल क्लास। कोई एक ब्राह्मण अपना क्रेडिट नहीं लेता है, संघ, ब्राह्मण संघ को इंटरेस्ट जाता है, उसका हित साधन होता है। हम बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास को ये पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं, वो क्रेडिट ले। पी.आर. अम्बेडकर या राजा राम आनंद जी या नाहर सिंह जी या हमारे अमर सिंह राठौर या सुरेश गमरे साहब, महेंद्र थोरात या श्याम सुंदर जी, हमारे दिगंबर राठौड़ या मोहन चौहान, हम लोग इंडिविजुअल क्रेडिट नहीं लेना चाहते कोई भी। हम तो क्लास जो नहीं बन पाई है, उस क्लास को क्रिएट, जो अभाव है उसको क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि इस मूवमेंट को जीतने के लिए, दुश्मन को मैदान जंग में परास्त करने के लिए इंटेलेक्चुअल क्लास का पार्टबल होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप कौन लेता है? पॉलिटिकल, कल्चरल लीडरशिप कौन लेता है? ये इमैटेरियल। पर इंटेलेक्चुअल क्लास निर्माण होती है तो ड्यूरेबिलिटी बनती है। 5 साल शासन आ गया, फिर चला जाएगा, फिर आया, फिर चलेगा, हतोत्साहित होते रहेंगे। इंटेलेक्चुअल क्लास अगर बनती है तो मूवमेंट की कामयाबी जब होगी तो वो ड्यूरेबल रहेगी।
और हमेशा हमेशा के लिए हम मनुवाद को इतना जमीन में गहरा दफन कर देंगे, फिर ये कभी सर उठा ना सके। अशोक ने ब्राह्मण को जिंदा छोड़ दिया, ब्राह्मण वर्ण खत्म हो गया था, ब्राह्मण एज ए फिलोसफर जिंदा हो गया, पर ये फिलोसफर के रूप में भी इमीडिएटली ब्राह्मण वर्ण में कन्वर्ट हो गया। अब एक ब्राह्मण वर्ण में करके उसने 4 वर्ण बनाकर 6000 से ज्यादा जातियों में हमें तोड़ ताड़ के कमजोर और लाचार और असहाय बना दिया, गुलाम बना दिया। बिना हथकड़ी बेड़ी के हम गुलाम बने। फॉरेन के गुलाम अलग थे, हम। और उसमें बाबा साहब ने बोला, दे कांट थिंक, they do not know path of salvation, they don't know how to escape। ये वर्ड बाबा साहब ने 17वें वॉल्यूम में और बोले हैं। हमने अपने साथियों ने ये आज नार सिंह ने वो कोट भी की है, 377 पेज भी बताया, पार्ट 2 वॉल्यूम 17, जहां बाबा साहब ने इन बातों को उल्लेख किया है। हमने बाबा साहब को जितना समझ, हम नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, और बाबा साहब को समझना या साहब को समझना, हम परफेक्शन की तरफ नहीं जाते हैं। परफेक्टिंग, मैच्योरिंग, रिफाइनिंग इज अवर वे ऑफ लाइफ। परफेक्टिंग, मैच्योरिंग एंड रिफाइनिंग अवर वे ऑफ, we are not become completely mature, we are not become completely refined, we are not become completely perfect, we are still perfecting, still maturing, still refining। मैं समझता हूं साथियों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, थामना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को यहीं पर अपने आप को थामता हूं। जय भीम, जय भारत। साथियों, नार सिंह जी हैं, प्लीज क्लोज दिस सेशन। और माफी मांगिए कि हमने आज आधा घंटा आप लोगों का ज्यादा ले लिया। फिर भी मैं देखता हूं कि 42-43 के लगभग लोग फिर भी और भी 1.5 घंटे सुनते रहे। इसका मतलब इस मूवमेंट में ताकत है, इसकी विचारधारा में ताकत है, आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है, आप सीरियस हैं, हमको सीरियसली समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी कामयाबी का रहस्य है। थैंक यू वेरी मच। नार सिंह जी, नार सिंह जी, मुंशीराम चौटाले आप होस्ट हैं तो समाप्त कीजिएगा। मुंशीराम चौटाले, चटौले सर, चटौले, मुंशीराम चटौले, मुंशीराम चटौले सर, मीटिंग को क्लोज कीजिएगा। जी चटौले सर, जी सर, जय भीम सर। जय भीम। ये आज ये जो हमारा सेशन इस तरह से लंबा खींचा, उसके लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोगों से क्षमा मिले। और यहाँ पर अब जो है ये सेशन हम लोग समाप्त कर रहे हैं। जय भीम। और कल टाइम पर हमारा ये सेशन फिर चालू रहेगा और आपको इसी तरह से हम लोग मतलब मार्गदर्शन करने की कोशिश करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।